देख लीजिए, हम लोग ध्वनि को पढ़ रहे थे। ध्वनि में कुछ भाग हो गए हैं, कुछ भाग बचे हुए हैं। मैं उनको क्लियर करना चाहूंगा कि ध्वनि, अभी हमें ध्वनि के बारे में क्या पढ़ना है, ये देख लीजिए। ध्वनि के चाल पर प्रभाव। ध्वनि के चाल पर प्रभाव पड़ता है किन किन राशियों का, उसके बारे में हम बताएंगे। अर्थात हम इससे पहले बता दिए हैं कि ध्वनि की चाल माध्यमों के ऊपर डिपेंड करता है। हर माध्यम में अलग अलग होता है, ये चीज मैंने बताया है। और माध्यम ठोस हो तो सबसे अधिक होता है, माध्यम गैस हो तो सबसे कम होता है। माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन माध्यम के साथ साथ कुछ राशियां हैं, उन राशियों पर भी डिपेंड करता है ध्वनि की चाल। अभी राशियां कौन कौन है, तो दाब है, दाब पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये हम बताएंगे। ठीक है, ताप पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, ये बताएंगे। उसके बाद है आपका आर्द्रता पर डिपेंड करता है या नहीं करता है, आर्द्रता के साथ वेग पर डिपेंड करता है या नहीं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कहां कहां पर डिपेंड करेगा ध्वनि की चाल। इससे एग्जाम में पूछे गए हैं और डायरेक्ट सीधा का सीधा प्रश्न आया है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि हर एक चीज आपके लिए ध्वनि से संबंधित जितनी भी चीज है, ये आपको ध्यान रखना होगा। दाब पर कोई डिपेंड नहीं पड़ेगा, कब, जब ताप को नियत रखा जाए। ताप को नियत रखने का मतलब है कि जो भी टेम्परेचर है उसको वैसा ही बना के रखा जाए, तो दाब पर कोई असर नहीं पड़ता है ध्वनि के चाल से। ठीक है, ध्वनि के चाल पर दाब का कोई असर नहीं है, कब, जब ताप को कांस्टेंट रखा जाए, अर्थात ताप उतना ही रखा जाए, एक रंग ताप रखा जाए। कहने का मतलब है, अपनी भाषा में बात करें तो ताप को एक जैसे रखा जाए, तो उस परिस्थिति में दाब का कोई असर नहीं पड़ता। एग्जाम में पूछा जाता है कि हम ताप को कांस्टेंट कर दिए हैं, तो बताइए कि दाब का क्या असर होगा ध्वनि की चाल में। ध्वनि की चाल बढ़ जाएगा, घट जाएगा या अपरिवर्तित रहेगा, तो वहां पे आंसर हो जाते हैं अपरिवर्तित रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ताप का क्या असर है, तो ताप का आपको ज्यादा कुछ नहीं, सीधा असर लिख लीजिए। सीधा असर का मतलब है बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। अगर ये सीधा चीज आपको याद रहता है तो आप भूलेंगे नहीं तो आप उस समय ध्यान रखेगा कि एक बार तो हम अपरिवर्तित पढ़ लिए हैं, एक बार पढ़ रहे हैं बढ़ना की घटना, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ताप का सीधा असर है, आर्द्रता का भी सीधा असर है। सीधा असर का मतलब आप समझ जाइए कि आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, आर्द्रता घटेगा तो ध्वनि की चाल घटेगी। और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसका घनत्व बढ़ जाता है। अर्थात कहने का मतलब है, आपसे सीधा सीधा ये ना पूछ करके कि आर्द्रता पूछेगा, आपको सीधा पूछ देगा कि किस मौसम में ध्वनि की चाल ज्यादा होगी। तो आप देख लीजिए, नमी वाला मौसम कौन होगा, बरसात होगा, तो बरसात में ध्वनि की चाल अधिक होगी, क्योंकि वहां उस समय आर्द्रता ज्यादा होता है। या आपसे प्लेस का स्थान दे करके बोल देगा कि भाई किस प्लेस पर ज्यादा होगा। तो ऑप्शन मॉडरेट करने का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी तरीके से आपको तार्किक माइंड को जांच सकता है कि आप में तार्किक माइंड है या नहीं। मतलब रीजनिंग जिस समय बनाएगा तो उस समय इससे भी रीजनिंग बना देता है, क्योंकि आप पूरा रीजनिंग पढ़ के गए हैं, और रीजनिंग इससे भी बन सकता है। क्यों, उस समय पूछ देगा कि भाई किस प्लेस पर जो है ना ध्वनि की स्पीड ज्यादा होगी। तो वहां पे कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जो हमेशा शुष्क रहते हैं, कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहां हमेशा आर्द्र रहते हैं, तो आर्द्रता पर ज्यादा होगा। तो ये बात ध्यान रखेंगे, अगर ये नॉलेज आपके पास है तो आर्द्रता को ध्यान रखेंगे कि सीधा असर पड़ता है। अब वेग, माध्यम का वेग का भी असर पड़ता है। मान लो कि किसी वायु है, तो वायु के वेग के दिशा में अगर ध्वनि को चलना है तो क्या होगा, उसका स्पीड ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी उल्टा दिशा में चलना है, जैसे आप मान लीजिए कि हवा उधर जा रहा है, उधर से आप बोल रहे हैं, तो क्या वो ध्वनि मेरे यहाँ जल्दी आ पाएगा, नहीं आएगा, या ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो इसका कारण ये है कि माध्यम का वेग भी असर करता है। सीधा सीधा आप किसी हवा चल रहा हो, तो जिस ओर हवा चल रहा है आप बोल रहे हैं, तो बोली आपका ज्यादा दूर जा रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आप उधर से बोल रहे हैं, उल्टे बोल रहे हैं, तो उस समय आपका ध्वनि ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसका स्पीड कम जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सारे डिपेंड करते हैं। दाब पर मैं एक बार रिवाइज करा दूं, यहाँ असर ताप कांस्टेंट होने पर कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ सीधा असर मतलब बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है। यहाँ भी सीधा है, बढ़ने से बढ़ता है, यहाँ घटने से घटता है। लेकिन यहाँ पे माध्यम का चाल कैसा है, माध्यम के चाल ध्वनि के चाल के सीधा है या विपरीत है, उसके अकॉर्डिंग जवाब होगा। अगर सीधा है तो बढ़ेगा, अगर उल्टा है तो घटेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक चीज होती है,
ध्वनि में आवृत्ति होती है, ध्वनि में आवृत्ति होती है। अब आवृत्ति के बारे में हम आपको बताए हैं कि ध्वनि की आवृत्ति जो है ना, ध्वनि की आवृत्ति और चाल में कोई मतलब कोई अगर आवृत्ति घट बढ़ हो यानी चाल घट बढ़ हो तो आवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पूछा जाता है कि ध्वनि की स्पीड हाइड्रोजन में और अन्य चीजों में इतना से इतना है, तो बताइए कि दोनों में आवृत्ति किस में ज्यादा होगा। तो आवृत्ति किसी में ज्यादा कम नहीं होगा, क्योंकि स्पीड से कोई असर नहीं पड़ता है, आवृत्ति का कोई असर मतलब आवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात है कि ताप के बारे में एक चीज और पूछा जाता है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाता है। 0.61 मीटर प्रति सेकेंड मतलब स्पीड जो है ना बढ़ जाता है 1 डिग्री सेल्सियस पर। तो ध्यान रखेंगे कि 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना बढ़ेगा। आर्द्र जो है ना, आर्द्र वायु में घनत्व अधिक होता है, तो सीधा सीधा हम ये बात कह सकते हैं कि घनत्व का भी असर, घनत्व का भी आपका सीधा इफेक्ट है, घनत्व का भी आपका सीधा इफेक्ट है। ये बात ध्यान रखेंगे कि घनत्व बढ़ने से वायु की चाल अधिक होगी, घनत्व घटने से वायु की चाल कम जाएगी, क्योंकि घनत्व का भी सीधा असर है। उसके बाद आप जान लीजिए कि अब हम बताएंगे आपको ध्वनि के लक्षण, यानी ये ध्वनि के स्पीड पर पड़ने वाले प्रभाव मैंने बता दिया है। अब हम ध्वनि के लक्षण बताएंगे कि इनके लक्षण है। उसके बाद हम आपको लक्षण के साथ साथ और भी चीजें ध्वनि के बारे में बताएंगे। पहले हम लक्षण आपको बता देते हैं कि ध्वनि के लक्षण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो लक्षण के आधार पर ध्वनि को 3 भाग बना देते हैं। एक भाग बनाते हैं तीव्रता, एक भाग तीव्रता है, दूसरा तारत्व और तीसरा है गुणता। ठीक है, अब ये 3 भाग बना दिए हम ध्वनि के लक्षण को। मतलब लक्षण ध्वनि जो हम सुनते हैं तो इनके 3 लक्षण दिखाई देते हैं। अब 3 लक्षण दिखाई देते हैं। कभी कभी ध्वनि क्या होता है, आप देखते होंगे कि शेर जब गरजता है तो शेर के गर्जन में क्या होता है, तीव्रता ज्यादा होता है, तारत्व ज्यादा होता है या गुणता ज्यादा होता है। ये कौन सी चीजें ज्यादा होती है? तो शेर के जो गरज है उस गरज में तीव्रता अधिक होता है, तीव्रता ज्यादा होता है। शेर के गर्जन में तीव्रता ज्यादा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि तीव्रता से ही हम पता करते हैं कि बोली कैसा है, मंद है या प्रबल है, मंद है या प्रबल है, मतलब ज्यादा है या कम है, ये बात हमको तीव्रता से पता चलता है। जिसके बोली में तीव्रता अधिक होगी वो प्रबल होगा, ठीक है, प्रबल बोली होगा। और जिसके बोली में तीव्रता कम होगी वो मंद होगा, मंद बोली माना जाता है। लेकिन यहाँ तारत्व से मतलब है मोटा और पतला, बोली का मोटा और पतला होना, ठीक है। तारत्व को हम पिच कहते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा। तो पिच को बढ़ने और घटने से क्या होता है, मोटा और पतला होता है, बोली क्या हो जाता है, मोटा और पतला। खास करके महिलाओं में और बच्चों में तारत्व अधिक होता है, खास करके महिलाओं और बच्चों में तारत्व अधिक होता है। और पुरुष जब युवा अवस्था में हो जाता है तो उसका तारत्व कम जाता है। तारत्व कमने से क्या हो जाता है, तारत्व कमने से उसका बोली जो है ना कर्कश टाइप का हो जाता है, थोड़ा रूखा सा। और जिस बोली में जितना नर्मता होगी या कोमलता होगी वही बोली में ज्यादा तारत्व होगा। याद रखिएगा कि ज्यादा तारत्व किसमें हमको प्राप्त होता है, तो बच्चों की बोली में और महिलाओं की बोली में। महिलाओं की बोली में हमेशा तारत्व ज्यादा होगा क्योंकि उसकी बोली हमेशा मीठा होता है, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन तारत्व के कारण ही पुरुषों के बोली जो होते हैं कर्कश टाइप के हो जाते हैं, ठीक है। क्या महिला और बच्चा के एक ही अवस्था में मतलब बोली जो होता है, पुरुष जब युवा अवस्था में आता है ना तो उसका आवाज चेंज हो जाता है। आप देखे होंगे जब एडोलिसेंस एज में आता है पुरुष वर्ग के बच्चे, तो क्या हो जाते हैं, उनका आवाज जो है ना अलग टाइप का हो जाता है, एक अलग आवाज आ जाता है। आप देखते होंगे ट्रांसजेंडरों को देखते होंगे कि ट्रांसजेंडर की बोली जो है ना एक अलग टाइप, महिला ही होते हैं लेकिन उसकी बोली अलग टाइप का होता है। तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें तारत्व नहीं रहता है, मतलब कहने का मतलब है वो तारत्व गुण खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसकी बोली का आवाज जो है ना, आप देखिएगा कि पुरुषों के जैसे बोल रहा है, लग रहा होता है कि पुरुष के जैसे बोल रहा है। तो पुरुष के जैसे बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसमें तारत्व जो है ना कम है। तारत्व कम होने पर क्या हो जाता है, सीधा सीधा असर देखने को मिलता है हमको कि भाई महिला अगर ओल्ड होती तो उसका आवाज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या औरत अगर ओल्ड होती है, बुढ़िया होती है तो नहीं, उसके आवाज में कोई इफेक्ट, उसके तारत्व बना रहता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये गुणता क्या होता है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि तारत्व, समान तारत्व के दो व्यक्ति मिलेंगे आपको, तारत्व दोनों के सेम होंगे लेकिन फिर भी आवाज में चेंजिंग होगा,
दोनों के तारत्व सेम होंगे, दोनों की तीव्रता सेम होगी, लेकिन आवाज में चेंजिंग होगा। तो उस परिस्थिति में हम उस गुण को हम क्या कहते हैं? गुणता कहते हैं। उस गुण को हम गुणता कहते हैं। तो सीधा सीधा आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक व्यक्ति का तारत्व समान, दो व्यक्ति के तारत्व समान है, लेकिन उसमें जो है ना ध्वनि में, आवाज में अलग मतलब एक अंतर दिखाई दे रहा है, उस अंतर को हम क्या कहते हैं? तो उसी अंतर को हम गुणता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम गुणता कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब गुणता कोई अलग से नहीं है, यही दोनों में मतलब दो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि राम है एक श्याम है। अब राम और श्याम की बोली में तीव्रता समान है, राम और नहीं समान मान लो, यहाँ पे बोला क्या है कि तीव्रता समान है, लेकिन दोनों बोल रहा है तो दोनों का बोली अलग अलग दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। यही अंतर गुणता है। यही अंतर क्या कहलाती है? गुणता। दोनों में तारत्व सेम होगा, लेकिन अगर बोली बोला जाएगा तो उस समय कुछ ना कुछ अंतर होगा, उस अंतर को हम क्या कहते हैं? गुणता कहते हैं। तो मेरे ख्याल से तीव्रता, तारत्व और गुणता आपको समझ में आ गया होगा। ये मच्छर जो भन बनाता है, तो मच्छर के भन बनाहट में तारत्व ज्यादा होता है। याद रखिए कि मच्छर के भन बनाहट में तारत्व अधिक होता है, ठीक है, तीव्रता अधिक नहीं होता है। और शेर के गर्जन में क्या होते हैं? तो पूछा जाता है कि शेर के गर्जन में क्या अधिक होंगे? तो तीव्रता। और मच्छर के भनभनाहट में तारत्व अधिक होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। आवृत्ति और तारत्व में कोई संबंध नहीं है, याद रखिएगा। आवृत्ति बढ़ने से, आवृत्ति घटने से तारत्व पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि आवृत्ति बढ़ जाएगा तो तारत्व बढ़ेगा, तो आवृत्ति और तारत्व में कोई फर्क नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तारत्व और तीव्रता में संबंध नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। और मच्छर की भनभनाहट में क्या होती है? तीव्रता नहीं तारत्व ज्यादा होता है, तीव्रता नहीं तारत्व ज्यादा। और शेर के दहाड़ में तीव्रता अधिक होते हैं। अब हम डॉपलर प्रभाव की बात करेंगे। किसकी? डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव दो तरीके का होता है। डॉपलर प्रभाव दो तरीके का होता है। एक तो प्रकाश में भी डॉपलर प्रभाव होता है, एक ध्वनि में भी डॉपलर प्रभाव होता है। याद रखिएगा, एक पूछा जाता है, मैं बता दूं आपको कि कौन ध्रुवन, एक ध्रुवन होता है, ध्रुवन। ये ध्रुवन जो है ना ध्वनि में नहीं होता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कौन सा प्रभाव ध्वनि में नहीं देखने को मिलता है। उस समय ऑप्शन में डॉपलर प्रभाव होता है और ध्रुवन भी होता है। तो ध्रुवन ध्वनि में नहीं होता है, प्रकाश में होता है। किसमें होता है? प्रकाश में। लेकिन डॉपलर प्रभाव प्रकाश में भी होता है और ध्वनि में भी होता है। तो आप डॉपलर प्रभाव की हम बात करेंगे कि ये डॉपलर प्रभाव है क्या। डॉपलर प्रभाव क्या है? तो हम बात करें अगर ध्वनि की, तो पहले हम ध्वनि की ही बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई गाड़ी इधर से आ रहा है, कोई गाड़ी इधर से आ रहा है और एक व्यक्ति इधर ही को ही जा रहा है, ठीक है। कोई गाड़ी इधर से आ रहा है और सीटी बजाते हुए आ रहा है और एक व्यक्ति इधर को ही जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो है आते हुए उस समय ये इसकी जो ध्वनि कानों में जाएगी ये तीखा होगा। क्या होगा? तीखा होगा। अब ये तीखा होने का क्या रीजन है? तो यानी कहने का मतलब है कि दोनों का जो आवाज अगर यही गुजर जाएगी इधर से, तो ये आवाज जो है ना एक अलग टाइप का आ जाएगा। तो ये प्रभाव किसके कारण? यही डॉपलर प्रभाव है, ठीक है। ये प्रभाव कौन सा प्रभाव है? डॉपलर। अर्थात कहने का मतलब है श्रोता और तरंग के बीच अपेक्षिक गति होने लगती है। कौन सी गति होने लगती है? अपेक्षिक गति। अब इसी अपेक्षिक गति को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। श्रोता और तरंग के बीच अपेक्षिक गति होती है, जिसके कारण हमको आवाज में कभी तीखा और कभी हमको अलग टाइप का सुनाई देने लगता है। यही प्रभाव को हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो ये ध्वनि में हो गया। अब प्रकाश में क्या होता है डॉपलर प्रभाव? तो जब कोई प्रकाश ऊपर से चलता है तो आने के बाद जो है ना ये माध्यम से टकराता है। माध्यम मतलब धूल कण होता है वायु में। ये धूल कण होता है तो ये इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया, फिर इधर मुड़ गया। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग टाइप का मुड़ जाता है। अब ये मुड़ने की घटना जो है ना ये अलग अलग तरीके से मुड़ जाता है। इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। तो ये मुड़ने को ही घटना को हम क्या कहेंगे? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसको भी हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ये ध्यान रखें, ये प्रकाश का डॉपलर प्रभाव है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि ध्रुवन जो है ना सिर्फ प्रकाश में होता है, आपको ध्वनि में नहीं होता है। तो पूछा गया है एग्जाम में कि कौन सा प्रभाव ध्वनि में देखने को नहीं मिलता है या कौन सा प्रभाव प्रकाश में देखने को मिलता है? तो ध्रुवन। कौन सा? ध्रुवन। आ गया समझ में? तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। नजदीक आने पर जो है ना आवृत्ति बढ़ जाती है और तीव्र सुनाई पड़ने लगता है। याद रखिएगा, आवृत्ति ज्यादा होगी तो थोड़ा सा तीव्र जो है ना आवाज हमको क्या होने लगेगा? सुनाई ज्यादा देने लगेगा। आवृत्ति कम जाती है तो हमें सुनाई थोड़ा सा कम देने पड़ता है। यही कारण है डॉपलर प्रभाव का, ठीक है। डॉपलर प्रभाव
अपेक्षिक गति के कारण होता है। किस गति के कारण? तो वहां पे पूछा जाएगा कि डॉपलर प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? अपेक्षिक गति, मतलब श्रोता और तरंग के बीच। किसके बीच? श्रोता और तरंग के बीच। तो पूछा जाता है कि श्रोता और तरंग के बीच अपेक्षिक गति का होना कौन से प्रभाव को दर्शाता है? तो ये डॉपलर प्रभाव को दर्शाता है। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। याद रखिए कि प्रकाश में जो डॉपलर प्रभाव होता है वो सीमित होता है, लेकिन ध्वनि में जो डॉपलर प्रभाव होता है वो असीमित होता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। अब हम ध्वनि के अन्य गुण की बात करेंगे। ध्वनि के गुण, अभी हम लक्षण बताए हैं, ध्वनि का आप गुण बता रहे हैं। ध्वनि के गुण, ध्वनि के गुण क्या क्या होते हैं ये ध्यान कर लीजिए। तो ध्वनि में परावर्तन होता है। क्या होता है? परावर्तन। ठीक है। ध्वनि में अपवर्तन होता है। ध्वनि में अपवर्तन होता है। ध्वनि में आपका कंपन होता है। ध्वनि में व्यक्तीकरण होता है, अभिवर्तन भी होता है। ठीक है। ये सारे गुण क्या है? ध्वनि के हैं। तो ध्वनि में परावर्तन भी होता है, ध्वनि में अपवर्तन भी होता है, ध्वनि में कंपन होता है, जिसको हम प्रणोदित कहते हैं, प्रणोदित कंपन कहते हैं, यानी कंपन होता है। और ध्वनि में क्या होता है? आपका व्यक्तीकरण होता है, ध्वनि में विवर्तन होता है। अब इन चीजों को समझेंगे कि भाई ये चीज क्या होता है। तो मेरे ख्याल से परावर्तन और अपवर्तन तो सबको पता है। कोई बता सकते हो कि परावर्तन क्या होता है? एनीबॉडी? परावर्तन क्या होता है? चलिए हम बता दे रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ देख लीजिए, परावर्तन होता क्या है ये जान लीजिए कि कोई भी प्रकाश अगर कोई भी प्रकाश किसी चीज से टकराता है तो टकराकर वापस लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये प्रकाश है, ध्वनि नहीं। प्रकाश जब सीधी रेखा में गमन करता है तो कोई परावर्तक सतह से टकराता है तो टकराकर वापस लौटने की घटना परावर्तन है। तो मेरे ख्याल से परावर्तन समझ में आ गया होगा कि परावर्तन क्या है। तो ध्वनि जब हम बोलते हैं तो सामने कोई दीवार होता है तो दीवार से टकरा करके वापस आएगा, तो इसी को ध्वनि परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे? ध्वनि परावर्तन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि परावर्तन होता क्या है। तो ध्वनि में ये गुण देखने को मिलता है कि सामने अगर कोई बड़ा दीवार है, आप कस के बोलिए तो वो वापस टकरा कर आता है, तो इसी को हम कहते हैं ध्वनि का परावर्तन। तो सिंपली भाषा में परावर्तन क्या होता है? रिफ्लेक्शन हमने बता दिया। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है देख लीजिए। अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन का मतलब हो गया कि कोई भी माध्यम में अगर जा रहा है, मान लीजिए कि यहाँ वायु है और वायु में ध्वनि अगर प्रवेश किया तो ध्वनि प्रवेश करे थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो, अपने मार्ग भटक जाएगा। अर्थात अपना मार्ग भटक जाना ही अपवर्तन है। मतलब कहने का मतलब है कि प्रकाश भी अगर आ रहा है और प्रकाश आने के बाद थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये अपवर्तन हो गया। क्या हो गया? अपवर्तन। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा कि अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। अपवर्तन का मतलब होता है अपने मार्ग से विचलित हो जाना, लेकिन परावर्तन का मतलब होता है कि मार्ग को मतलब वापस आ जाना, मार्ग से वापस आ जाना। बात समझ में आ गया? परावर्तन और अपवर्तन, और यही ध्वनि में होता है। परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही सामने कोई चीज होता है तो सामने से थोड़ा सा मुड़ करके निकल जाता है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं सामने कोई वस्तु है तो वो वस्तु से थोड़ा सा मुड़ेगा और वापस वो फिर से आगे चलते रहेगा। तो इसी को हम कहेंगे अपवर्तन। क्या कहेंगे? अपवर्तन। तो ध्वनि में परावर्तन अपवर्तन है। अब ध्वनि में जो है ना, आवृत्ति समान होने पर भी ये, जैसे कहने का मतलब है अपवर्तन के बाद कंपन जो होता है, कंपन आवृत्ति के कारण होता है। तो ध्यान रखेंगे कि आवृत्ति जैसे ही होगा, मतलब जिसमें आवृत्ति ज्यादा कम बेस होगा तो उसमें कंपन की अपेक्षा जो है ना ज्यादा, कंपन प्रणोदित कंपन जिसको कहते हैं, प्रणोदित कंपन। तो कंपन ही समझिए आप अपनी भाषा में याद रखिए कि कंपन होता है। और कंपन समान होना यानी जैसे कहने का मतलब देख लीजिए, हमारी भाषा में प्रणोदित कंपन क्या होता है कि कोई पुल है और पुल जो है जब आवृत्ति, पुल की आवृत्ति और मतलब वस्तु ध्वनि की आवृत्ति दोनों अगर सेम हो जाएगा तो उस समय प्रणोदित कंपन होने लगेगा। अब प्रणोदित कंपन होगा तो पुल जो है ना क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मतलब इस ध्वनि के कारण कोई चीज क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसका कारण क्या है कि दोनों की आवृत्ति अगर सेम हो गया तो सेम होने पर जो है ना वो पुल क्षतिग्रस्त हो जाएगा। या किसी भी वस्तु का अगर ध्वनि अगर उस ढंग से मतलब आवृत्ति के बराबर हो जाएगा तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा, ध्वनि को क्या करेगा, उस वस्तु को क्षतिग्रस्त कर देगा। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रणोदित कंपन इसी को कहते हैं। व्यक्तीकरण क्या होता है? तो समान आवृत्ति के दो ध्वनि एक ही बिंदु पर, जब समान आवृत्ति के दो ध्वनि एक ही बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है, एक ही बिंदु पर आने को हम क्या कहते हैं? ध्वनि व्यक्तीकरण कहते हैं।
ठीक है। अब ध्वनि कहने का मतलब ये है कि दो ध्वनि है, इधर से भी आ गया, इधर से भी आ गया, एक ही बिंदु पर आ गया, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से क्या करेगा, टकरा जाएगा। और टकरा जाएगा तो इसी को ध्वनि का व्यक्तीकरण कहते हैं। और ध्वनि के व्यक्तीकरण के कारण ही कभी कभी देखते होंगे कि जब हम बुलबुला देखते हैं तो उसमें रंगीन दिखाई देता है, तो रंगीन दिखाई देने का कारण है व्यक्तीकरण, ध्वनि का व्यक्तीकरण। तो पूछा गया है एग्जाम में कि ध्वनि के बुलबुले में रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है, तो ध्वनि के व्यक्तीकरण होता है। क्या होता है, वो ध्वनि के व्यक्तीकरण होता है। हाँ, यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा बटेगा, ऊर्जा बट जाएगा। तो ऊर्जा बटने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि एक ध्वनि, एक बिंदु है, इधर से भी ध्वनि आ गया, इधर से भी ध्वनि आ गया। अब हम एक रूम में बोल रहे हैं, एक रूम में बोल रहे हैं कि उधर से भी ध्वनि आ गया, इधर से ध्वनि एक जगह टकरा गया, एक जगह टकराने को ये व्यक्तीकरण हो गया। क्या हो गया, व्यक्तीकरण। ये क्या हो गया, ये व्यक्तीकरण। जब हम एक रूम में बोलते हैं तो वो हमारा आवाज जो है ना अलग टाइप का सुनाई देता है, तो वो किस कारण से हो रहा है, वो ध्वनि के व्यक्तीकरण के कारण होता है। अब एक ध्वनि क्या होता है, ध्वनि का होता है विवर्तन। विवर्तन का कहने का मतलब है कि अवरोध के किनारे से निकल जाना विवर्तन होता है। अब जैसे कहने का मतलब है कि आप रूम के बाहर है, आप रूम के ये बाहर है और रूम में गेट लगा हुआ है। अब जब गेट लगा हुआ है तो आप बोल रहे हैं, तो क्या अंदर वाला सुन रहा है, तो सुन रहा है, क्या नहीं सुन रहा है। गेट के बाहर बोलेगा तो क्या नहीं सुनेगा जी, सुनेगा ना। तो सुनने का कारण क्या है, वो विवर्तन के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वो गेट नहीं है, दीवार है, तो आप नहीं सुना पाएंगे, नहीं सुना पाएंगे, क्योंकि ध्वनि जो क्या करता है कि अवरोध सामने जब आता है, तो अवरोध सामने आता है तो जिधर से उसको रास्ता मिलता है वो कट के निकल जाता है। तो यही कटना ही विवर्तन है, इसी को क्या कहते हैं, विवर्तन। तो मेरे ख्याल से विवर्तन समझ में आ गया कि ध्वनि को कट के निकल जाना विवर्तन है। जब आप बाहर खड़े होते हैं रूम के, अब बोलते हैं तो वो कैसे आ जाता है बाहर, तो विवर्तन के कारण मतलब अंदर ध्वनि आ जाता है, तो जिसके कारण हम सुन पाते हैं। यानी सामने तो अवरोध है, गेट लगा हुआ, गेट क्या गेट को छेद करके आ गया, नहीं, गेट को छेद करके नहीं आया, मतलब जैसे ही उसको थोड़ा सा भी क्रॉसिंग मिला, उस क्रॉसिंग से होकर के निकल गया। तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, विवर्तन। तो विवर्तन समझा दिया हमने आपको व्यक्तीकरण समझा दिया। कंपन के मतलब प्रणोदित कंपन के कारण क्या होता है, पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, ये चीज मैंने बता दिया है। अब स्रोत जो है ना, परावर्तक सतह की विषय में ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाता है कि परावर्तन होने के लिए श्रोता और स्रोत के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए, ठीक है। ध्वनि के परावर्तन होने के लिए कितनी दूरी होना चाहिए, तभी परावर्तन होगा, नहीं तो हर समय परावर्तन नहीं होगा। अब मान लो कि हम यहाँ है और 20 मीटर दूर, मतलब 25, 30, 40 मीटर दूर कोई परावर्तक सतह है, तो क्या वो ध्वनि परावर्तित होगा, नहीं होगा। उसके लिए एक नाप है, जिस नाप को आपको ध्यान रखना है, और वो नाप आपका 17 मीटर है। कौन सा है, 17 मीटर। 17 मीटर की दूरी में श्रोता और जो अवरोध होगा और आमने सामने होंगे, तभी जाके ध्वनि का परावर्तन होगा, अन्यथा ध्वनि का परावर्तन नहीं होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ध्वनि के परावर्तन से यही प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई ध्वनि को परावर्तन होने के लिए कितनी दूरी होना जरूरी है, तो 17 मीटर। कितने मीटर, 17 मीटर। अब हम आपको बता देते हैं कि स्पष्ट रूप से सुनाई देने का मतलब क्या होगा। अगर मान लीजिए कि कोई दीवार हो, ठीक है। एक होता है अनुरणन, ध्वनि का अनुरणन भी होता है। 1 मिनट आपको हम बता दे रहे हैं, ध्वनि जो है परावर्तन जब होता है, तो ध्वनि के परावर्तन के कारण 2 घटनाएं घट जाती है। ध्वनि के परावर्तन के कारण कितनी घटनाएं घट जाती है, 2। ये 2 घटनाएं से पूछे गए हैं प्रश्न। एक होता है प्रतिध्वनि होता है। क्या होता है, प्रतिध्वनि, ठीक है। एक होता है अनुरणन होता है, अनुरणन, ठीक है। क्या होता है, अनुरणन। मतलब कहने का मतलब है, एक होता है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का मतलब आप समझ में आ गया कि ध्वनि को टकराकर वापस आना प्रतिध्वनि है। क्या है, ध्वनि को टकराकर वापस आना प्रतिध्वनि है। लेकिन अनुरणन क्या होता है, ये चीज समझ लीजिए कि अनुरणन क्या होगा, तो दीवार के फर्श, छत से मतलब परावर्तन हो जाना। जब पूरा दीवार प्लास्टर किया हुआ है, छत भी एकदम प्लेन है, सारा चीज, हर चीज मतलब प्लेन है, तो जब वहां पे आप बोलिएगा तो आवाज, मतलब आप बोलिएगा 4-5 गो आवाज लगेगा कि बोल रहा है, एक बार बोलिएगा तो 4-5 आवाज लगेगा बोल रहा है, ठीक है। यही कारण है कि जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हमको आवाज समझ में नहीं आता, ये अनुरणन के कारण होता है। अनुरणन के कारण
पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई सिनेमा हॉल में हमको आवाज समझ में क्यों नहीं आता, तो आता है सर। आता है एकाएक आप जाते हैं बैठते हैं आवाज समझ में आ जाता है, नहीं आता है। अब आवाज समझ में आने के लिए वहाँ क्या किया जाता है, तो वहाँ के जो दीवार होते हैं उसको खुरदरा बनाया जाता है, मतलब ऊबर खाबर बनाया जाता है। अगर ऊबर खाबर नहीं बनाएगा तो आवाज समझ ही नहीं आएगा, आगे समझ में। तो यही है अनुरणन, ठीक है, याद रखिएगा। अनुरणन होता है, ठीक है, क्या होता है अनुरणन। तो अनुरणन क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया है कि भाई सिनेमा हॉल के दीवारे को खुरदरा मतलब उबर खाबर क्यों बनाया जाता है। उबर खाबर बनाने का मेन रीजन है क्या किसके कारण, अनुरणन, मतलब ध्वनि के एक गुण है, प्रतिध्वनि होता है और प्रतिध्वनि के साथ अनुरणन होता है। अब अनुरणन जो होगा उसके कारण हमको आवाज सुनाई नहीं देगा या आवाज समझ में नहीं आएगा। या कोई नया व्यक्ति अगर जाता है, जैसे आप पहली बार अगर सिनेमा हॉल में जाएंगे तो आपको उस समय भी सुनाई समझ में नहीं आएगा, जितना कि समझ आपको एक टीवी पर समझ में आता है या एक मोबाइल पर समझ में आएगा या सुनाई देगा, उतना अच्छा से आपको एक सिनेमा हॉल पर सुनाई नहीं देगा। जब आप धीरे धीरे उसके आदी हो जाएंगे तब सुनाई, हालांकि सुनाई देता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे कुछ दिन जाते रहेंगे लगातार तब आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन ये किसके कारण होता है, तो अनुरणन के कारण होता है। आगे समझ में, तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा, स्पष्ट रूप से ये बात समझ में आ गई होगी। अब प्रवर्तन अपवर्तन में बता दूं कि अपवर्तन से क्या क्या घटनाएं घट सकती है। तो ये जो है ताप और चाल अलग अलग होना, मतलब कहने का मतलब है कि अपवर्तन होने से, अपवर्तन क्यों होता है, तो अपवर्तन होने का कारण है कि कभी कभी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, कभी कभी हवा का स्पीड जो है ना ज्यादा हो जाता है। तो ये स्पीड और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन किस पर डिपेंड करता है, तो ताप और चाल पर। हाँ, स्पीड और टेम्परेचर, ठीक है। दिन में कम और रात में ज्यादा सुनाई देने का क्या कारण है, अपवर्तन है। दिन में कम सुनाई देता है, रात में ज्यादा सुनाई देता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है कि टेम्परेचर उस समय क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और नॉर्मल हो जाने के कारण हमको ज्यादा दूर तक सुनाई देता है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ज्यादा दूर तक सुनाई देना स्पीड ज्यादा नहीं बताता है। ऐसा नहीं तो बच्चा कहेगा कि सर आपने ही तो बताया है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, आप ही ने तो बताया है, तो स्पीड ज्यादातर रात में तो टेम्परेचर कम होता है, तो कैसे आप बता दिए कि तो याद रखिए स्पीड और दूर तक जाना अलग चीज होता है, अपवर्तन नहीं हो पाता है रात में। अर्थात कहने का मतलब है कि जब हम बोलते हैं तो सीधा जाता है, अब सीधा जाएगा तो ज्यादा दूर जाएगा, और जब हम बोलेंगे आज सीधा नहीं जाएगा, इसे मुड़ जाएगा, तो मुड़ जाएगा तो क्या ज्यादा दूर जाएगा, नहीं जाएगा, वो कम दूर तक, मतलब उसका अवरोध करने वाला ज्यादा हो गया, और ज्यादा अवरोध करने वाला हो गया तो वो कम दूर तक जाएगा। तो दिन में जो है ना टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर अधिक होता है, और रात में टेम्परेचर जो है ना कम होता है। अब टेम्परेचर कम और बेसी होने से स्पीड नहीं दूरी पर डिपेंड कर जाता है। क्या किस पर डिपेंड कर जाता है, दूरी पर, मतलब आवाज कितना दूर जाएगा उस पर डिपेंड कर जाएगा, अपवर्तन पर डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से अपवर्तन काहे होता है ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हम आपको बता दें कि जब हम क्या कहते हैं कि समुद्र की गहराई या वायुयान की ऊंचाई या दूरी स्थित पहाड़ की दूरी पर हम बोलेंगे तो उस समय ध्वनि का क्या हो जाता है, परावर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका ध्वनि का परावर्तन। इसीलिए सिनेमा हॉल की बात तो मैंने बता दिया है आपको। सिनेमा हॉल के दीवार खुरदरे क्यों बनाए जाते हैं, ध्वनि के अनुरणन कम होने के लिए, ठीक है। व्यक्तिकरण होने के लिए, व्यक्तिकरण क्या होता है, तो व्यक्तिकरण आप समझ जाइए कि व्यक्तिकरण एक प्रकार से ध्वनि को टकराकर एक बिंदु पर आना, ठीक है, ध्वनि को टकराकर एक बिंदु पर आना। विवर्तन क्या होता है, तो विवर्तन होता है कि ध्वनि को टकराकर मतलब क्रॉस करके निकल जाना, मतलब अवरोध से क्रॉस करके निकल जाना, तो विवर्तन मैंने बता दिया है। और व्यक्तिकरण बता दिया है, मैंने सारे गुण के बारे में मैंने बता दिया, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और बताना है ध्वनि के बारे में हमको, एक बताना है मैक। मैक क्या होता है, मैक, अब ये मैक जो है ना एक प्रकार की संख्या है, इस संख्या में हम ध्वनि के स्पीड को मापते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सर ध्वनि के स्पीड तो आप बेल डेसिबल, आप तो तीव्रता मैंने बताया है कि ध्वनि की तीव्रता को हम मापते हैं बेल, डेसिबल और माइक्रोवाट मीटर प्रति मीटर। अब उसके बाद आवृत्ति को मापते हैं
एच हटर, लेकिन स्पीड को हम मापते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। लेकिन मीटर प्रति सेकेंड के साथ साथ हम मैक में भी मापते हैं। किसमें मापते हैं? मैक। मतलब कहने का मतलब है, एक मैक बोलने का मतलब है कि ध्वनि की स्पीड के बराबर, ठीक है। मतलब एक मैक का मतलब है वायु में जितना ध्वनि का चाल है उतना एक मैक के बराबर हो गया, ठीक है। ध्वनि का स्पीड के एक मैक हुआ तो 1 गुना, 2 मैक हुआ तो 2 गुना, ध्वनि का स्पीड का 2 गुना हो जाएगा। ध्वनि के स्पीड का 3 गुना कब होगा? जब 3 मैक होगा। जब 4 मैक होगा तो क्या हो जाएगा? 4 गुना। 5 मैक होगा तो 5 गुना। अभी हाल ही में कई मिसाइल ऐसे तैयार किए गए हैं जो 1 मैक, 2 मैक, 3 मैक, 4 मैक, यहाँ तक 5 मैक और 5 मैक से ऊपर भी बनाए गए, ठीक है। मतलब इस तरह से मैक में बता रहा है कि भाई इस मिसाइल की जो डिस्टेंस कवर करने का है वो कितने मैक है, मतलब चलने का स्पीड है वो कितने मैक है। तो मैक में स्पीड बताया जाता है। क्या बताया जाता है? स्पीड। क्यों? क्योंकि मिसाइल 1 मैक बता रहे हैं। अब 1 मैक से 1 मैक तक जो रहेगा उसको हम सोनिक कहेंगे, और 1 मैक से 5 मैक के बीच वाले को हम सुपर सोनिक कहेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, तो ये इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि चीन ने बनाया सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, मतलब इस तरह से मिसाइल बनाया है। तो हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक क्या होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ कि हाइपरसोनिक जो होगा, एक होता है सुपरसोनिक और एक अभी तक हमारे देश में सुपरसोनिक ही बना है, हाइपरसोनिक नहीं बनाया गया। लेकिन हाल ही में चीन ने 33 मैक का मिसाइल बनाया है, जो कि आप समझ सकते हैं कि 33 मैक कितना गुना, ध्वनि के स्पीड का 33 गुना ज्यादा स्पीड वाला मिसाइल बना लिया कि ध्वनि जितना चलता है उसके 33 गुने स्पीड से चलेगा वो। सोच लीजिए कितना स्पीड होगा। तो इस तरह से 33 मैक का बनाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइपर। तो मैक में हम किसको मापते हैं? ध्वनि के स्पीड को मापते हैं। ध्वनि के स्पीड के साथ साथ अगर हम मैक में बोल रहे हैं तो मिसाइलों की स्पीड भी ध्वनि की स्पीड का अगर 5 गुना है तो इसका मतलब समझ जाइए, 5 गुना के नीचे है तो समझ जाइए कि वो क्या है? सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस एक मिसाइल है भारत का, ब्रह्मोस मिसाइल है जो रूस और भारत मिलकर बनाया है, वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि सुपरसोनिक मिसाइल इसमें से कौन है जो भारत बनाया है? तो ब्रह्मोस है, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेंगे कि मैक को इसलिए हम पढ़ा दिया है कि मैक आप ध्यान में रखेंगे। अब हम खत्म करते हैं इस कहानी को। अब अगली